आज हम इस सीरीज में राजा नंद कुमार के जुडिशियल मर्डर की बात कर रहे हैं। किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने एक ऐसा कानून जो 1729 में बना था, उसके अंतर्गत राजा नंद कुमार को फांसी पे, सूली पे लटका दिया। अब इस ये जो केस है, इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं, क्योंकि पहले पार्ट में हमने ये देखा किस तरीके से वारेन हेस्टिंग को राजा नंद कुमार ने कोर्ट में यह प्रूव करा था कि वारेन हेस्टिंग ने रिश्वत ली है और उनको 3,54,106 रुपए जो है वो देने पड़ रहे थे। अगर आपको इस केस का पहला पार्ट देखना है तो YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहला पार्ट देखने को मिलेगा। हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। पहला पार्ट आपको बहुत जरूरी समझना है सेकंड पार्ट से पहले, अदरवाइज आपको सेकंड पार्ट इस जो केस है वो आपको समझ में नहीं आएगा। जब ये सारी कहानी हुई, आफ्टर राजा नंद कुमार सक्सेसफुली प्रूव्ड एलिगेशंस ऑन द वारेन हेस्टिंग, पूरा राजा नंद कुमार ने वारेन हेस्टिंग के अगेंस्ट में प्रूव करा। अब वारेन हेस्टिंग इस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहा था, कब मुझे मौका मिले मैं किसको फंसाऊं, राजा नंद कुमार को फंसाऊं। तो इस तरीके से वारेन हेस्टिंग ने बेरवेल्स साइड राजा नंद कुमार वारेन हेस्टिंग ने बेरवेल और राजा नंद कुमार, फोकस एंड राधाचरण वर अरेस्टेड। इनके अगेंस्ट में एक एलिगेशन लगाई, तीन के अगेंस्ट में। कौन? राजा नंद कुमार, फोकस एंड राधाचरण। एलिगेशन क्या थी? कॉन्स्पिरेसी की, षड्यंत्र की। लेकिन षड्यंत्र अगर देखोगे आप, उसमें फांसी की सजा नहीं मिलती थी। आइए देखते हैं और क्या चार्ज साथ में डाला जिससे फांसी की सजा मिली। Moreover, in continuation of the revenge, Warren Hastings asked Mohan Prasad to humiliate Nand Kumar in a forgery case. इसके बाद जब राजा नंद कुमार को लगा अरे ये एलिगेशंस काफी नहीं है, राजा नंद कुमार को तो मुझे फांसी पे लटकाना, उन्होंने अपने मुंशी, जिनका नाम मोहन प्रसाद था। एक चीज मैं आपको याद दिलाऊं, पहले केस में जब राजा नंद कुमार ने वारेन हेस्टिंग से पैसे उगाए थे कोर्ट के थ्रू, उसमें जो मुंशी थे उनका नाम था कांतू बाबू। कांतू बाबू ने कोर्ट में एविडेंस, कांतू बाबू ने कोर्ट में रिकॉर्ड कराया था, हाँ मैंने ये रिश्वत वारेन हेस्टिंग के लिए लिया था। लेकिन दूसरे पार्ट में मोहन प्रसाद जी को क्या करा गया? टू ह्यूमिलेट, इनको इंस्टिगेट करा गया वारेन हेस्टिंग के द्वारा, आप इनको परेशान करो। किस चीज के लिए? फॉर्जरी के लिए। फॉर्जरी मैंने आपको ऑलरेडी बोला, फॉर्जरी क्या होता है? धोखाधड़ी होता है या जाली दस्तावेज बनाना, नकली दस्तावेज बनाना। पहले तो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते थे जैसे साइन वगैरह करना। अब अगर आज की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें होती हैं उनको भी, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो होती है उसको भी अगर आप टेम्पर करते हो तो वो फॉर्जरी में आता है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोला, बीएनएस जो है उसका 336 जो आर्टिकल है, 36 जो सेक्शन है वो डील करता है इसके साथ, मोस्ट प्रोबेबली, हाँ 336। और आईपीसी अगर देख ले तो 463 जो सेक्शन है चैप्टर 18 का, वो डील करता है फॉर्जरी के साथ। अब जब इन पे एलिगेशंस लगाई, द केस ऑफ फॉर्जरी वाज रिलेटेड टू एड अ डीड बॉन्ड व्हिच वाज एग्जीक्यूटेड बाय द नंद कुमार इन 17। क्या हुआ जब फॉर्जरी का केस? क्या था? जब राजा नंद कुमार बुर्दवान के कलेक्टर थे, उस टाइम इन्होंने एक बैंकर जिसका नाम बल्की दास था, उनका जो डेट है वो क्लियर करने के लिए उनको फाइन लगाया था, लेफ्ट विद द फाइन, बट द मेन क्लेम्स वर अगेंस्ट राजा नंद कुमार। उनको पनिश करा था कर्जे के लिए, ये सारी चीजें के लिए। लेकिन वारेन हेस्टिंग ने किसको इंस्टिगेट करा? वारेन हेस्टिंग ने मोहन प्रसाद को बोला कि आप कोर्ट में जाके ये गवाही दे दो कि भाई साहब इन्होंने तो नकली दस्तावेज बनाए थे, और मोहन प्रसाद ने वही करा। मेनली इस केस में दो इशू देखने को मिलेंगे। पहला, मेनली टू इश्यूज। पहला जो था, which was first, whether the Supreme Court had jurisdiction to hear the matter in the first place. अब ये सारी चीजें एलिगेशंस लगी, भाई साहब अब दो क्वेश्चंस यहां पे रेज होते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता जो 1774 में बना, कौन से आर्टिकल से बना, कौन से एक्ट से बना? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के
सेक्शन 13 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता 1774 बनता है, जिसमें एलिजा इम्पे पहले सिविल चीफ जस्टिस होते हैं और उनके साथ 3 और ब्रिटिश जज होते हैं। क्या उस कोर्ट के पास क्षेत्राधिकार है इस केस को देखने का? दूसरा इशू क्या है? द सेकंड इशू that was raised whether the English Act of 1729 according to which forgery was a capital offense was applicable to India। भाई साहब, जो 1729 का फॉर्जरी एक्ट है, इज इट एप्लीकेबल टू इंडिया? क्या वो इंडिया पे एप्लीकेबल है? ये तो आपने ब्रिटेन के लिए बनाया। और जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल हिस्ट्री की, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी इन 1764, इट वाज इन द ईयर ऑफ 1765 व्हेन ब्रिटिशर्स गॉट द राइट्स ऑफ टैक्स कलेक्शन इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। सो व्हाट आर यू टॉकिंग आप? भाई किसकी बात कर रहे हैं आप? 1729 में कैसे आप ला सकते हैं इस व्यक्ति को? दो इंपॉर्टेंट चीजें वहीं, यहीं से तो पता चलता है आप बायस हो। आपने दिमाग में रख के रखा है, आपका एक मंशिया है, ये तो पॉलिटिक्स है। आपने पहले ही बना के रखा है मूड की इस व्यक्ति को हमें फांसी पे लटकाना है, चाहे कानून कुछ भी हो, हमें किस तरीके से भी आल्टर करना पड़े हम तो करेंगे। Questions were raised on the applicability of the act on India. There was divided opinion even amongst the sitting judges at the point, but ultimately the view of the bulk of the judges together with that of the magistrate MP prevailed। इमन की सिटिंग जज को भी नहीं पता है कानून है क्या, बट जस्ट दे आर रोमांटिसाइजिंग द इंग्लिश लॉज, वाह वाह कर रहे हैं भाई साहब इंग्लिश लॉज की, उनको पता ही नहीं एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है। अब इसी चीज का दूसरा साइड देखते हैं। अगर हम यहां पे इंडिया में अगर हम यहां पे बात करें पर्सनल लॉज की या यहां के लोकल लॉज की बात करें, भाई साहब वी आर हैविंग द फौजदारी अदालत, उसको हम एक और नाम से जानते हैं निजामत अदालत, क्रिमिनल कोर्ट है हमारे यहां। बट हम जब मुस्लिम लॉ या हिंदू लॉ देखते हैं उसमें कहीं से कहीं हमें यह देखने को नहीं मिलता है फॉर्जरी जो है उसमें आपको फांसी की सजा दी जाएगी। इवन की आज भी 21st सेंचुरी में भी नहीं, उसमें सजा इस बुनियाद पे मिलेगी व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्राइम, नेचर क्या है क्राइम का, उसके अकॉर्डिंग आपको सजा मिल जाएगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इस तरीके से कोर्ट में ये सारी जो आर्ग्यूमेंट्स है वो चलते हैं। 10 दिनों तक कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं और 10 दिनों के बाद जो है कोर्ट अपना जजमेंट देता है राजा नंद कुमार के केस में। और जजमेंट में वो जैसे कि आपको यहां दिख ही रहा होगा, हेंस राजा नंद कुमार वाज गिवन द कैपिटल पनिशमेंट दैट वाज हैंग्ड टिल डेथ। 10 दिनों तक जब आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं तो भाई साहब उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी देखने को मिलता है, आपने राजा नंद कुमार के डिफेंस के लिए वकील 2 दे दिए। बोथ ऑफ देम वर नॉट नोइंग बंगला। जो 2 वकील थे उनको बंगाली आती नहीं है, राजा नंद कुमार जी को इंग्लिश आती नहीं है, तो वो किस तरीके से अपनी भावनाएं जो है वो बताएगा किनको? वकीलों को बंगलाई नहीं आती, बंगाली नहीं आती, राजा नंद कुमार को इंग्लिश नहीं आती। तो क्या ये फेयर ट्रायल है? आपने केवल 10 दिन पहले उनको 2 वकील दिए हैं, वो किस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स रखेंगे? इस तरीके से जब कोर्ट में कार्रवाई चली तो उनका पूरा जो डिफेंस है वो खत्म हो गया, क्योंकि उनका डिफेंस ही नहीं था। इसीलिए मैं हमेशा जब आप प्रिपरेशन करते हो सिविल जज के लिए, मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं सर हम हिंदी मीडियम है, इंग्लिश में क्या करेंगे। मैं रोज बोलता हूं ना, आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि कल को जाके आप ट्रांसलेट कर सको। हिस्ट्री यही है। हिस्ट्री क्या है? इट इज द सब्जेक्ट विच इज गोइंग टू टीच यू फ्रॉम द लेसन्स ऑफ द पास्ट एंड यू आर गोइंग टू मेक ए फ्रूटफुल डिसीजन इन द फ्यूचर। जितने भी लोग लॉ पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, राजा नंद कुमार जी के केस से वो एक एग्जाम्पल ले सकते हैं लाइफ में।
अगर आपको अंग्रेजी नहीं आएगा देन यू आर नॉट गोइंग टू विन द केस इन द कोर्ट। यही तो यहां हुआ। राजा नंद कुमार को 2 वकील मिले ना, उनको बंगाली नहीं आती, राजा नंद कुमार को इंग्लिश नहीं आती। फिर आगे और कहानी बढ़ेगी, जब प्रिवी काउंसिल में केस चला जाएगा वहां तो किसी को इंग्लिश नहीं आएगी। इसीलिए आप सबको मैं बोल रहा हूं कि इंग्लिश सीखो, इतनी सीखो कल को जाके सिविल जज के एग्जाम में ट्रांसलेट अपन कर सके हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी, ये याद रखना। तो बात करते हैं राजा नंद कुमार की। कोर्ट ने डिसीजन सुना दिया, फाइनली जजमेंट आ गया, राजा नंद कुमार को फांसी की सजा मिलेगी। ये बात है सितंबर के महीने की 1775 सुबह के 8 बजे है। राजा नंद कुमार जी की जो पालकी है वो बाहर वेट कर रही है, और जैसे ही वो बाहर आते हैं और पालकी में बैठ के उनको लिया जाता है, और कलकत्ता में कुल्ली बाजार का एक एरिया है वहां तक उनको पहुंचाया जाता है, और उनसे उनकी जो आखिरी विश है वो पूछी जाती है, क्या मरने से पहले आपकी कोई इच्छा है। और इस तरीके से जो राजा जी है उनके चेहरे पे कोई भी शिकन नहीं, कोई डर नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिससे ब्रिटिशर्स को ये लगे कि हमने इनके इमोशंस को क्रश करा या हमने इनके लॉ को क्रश करा। चाहे पर्सनल लॉज की बात करो, चाहे लोकल लॉज की बात करो, या हमने इस चीज को क्रश करा कि इफ यू आर गोइंग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स वी आर गोइंग टू ब्लो यू। कोई डर नहीं। राजा नंद कुमार बिल्कुल फिट, बहुत मजबूती से रेडी। किस चीज के लिए? अपने प्रेजेंट को कुर्बान करने के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। वो भी छुप सकते थे ना, रिश्वत दे दी, कोई दिक्कत नहीं थी उनके लिए भी, लेकिन डटे रहे। और इस तरीके से जो ब्रिटिश अधिकारी वहां पे थे उन्होंने जल्लाद को ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? कि लीवर खींचिए, और लीवर को खींचा गया। और जैसे ही लीवर को खींचा गया, ये जो पीछे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, दिस इज आर्काइवल फोटो एक है यहाँ पे, ये वो प्लेस है जहां पे राजा नंद कुमार को फांसी दी गई। और जैसे ही जल्लाद ने लीवर को खींचा, राजा जो नंद कुमार है उनकी फांसी लगती है, और इस तरीके से उनकी जो है वो डेथ होती है। और इस तरीके से भारत में पहला जुडिशियल मर्डर जो है वो हमें देखने को मिलता है। पीछे जो स्लाइड है इस पे अभी और बात करते हैं। अब इस केस में एक और चीज ये देखना है, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन आउट टू सेव द राजा नंद कुमार ऑन एग्जीक्यूशन। जब राजा नंद कुमार की फांसी हुई तो क्या क्या स्टेप्स उठाए गए राजा नंद कुमार को बचाने के लिए? पहला ये स्टेप उठाया गया, काउंसिल मेंबर बहुत ज्यादा कंसर्न थे, क्योंकि उनको पता था राजा नंद कुमार ने ऐसा क्राइम नहीं करा है जिसके लिए उनको फांसी मिलेगी। तो उनने बहुत सारे लेटर लिखे हायर अथॉरिटीज को, जिनको बिल्कुल रिजेक्ट करा गया। दूसरा, जो लोकल नवाब्स थे उन्होंने भी बहुत सारे लेटर लिखे, किन के लिए? हायर अथॉरिटीज, जो ब्रिटिश हायर अथॉरिटीज है उनके लिए, कि भाई साहब इस जजमेंट को आप थोड़ा सा चेंज करके, भले ही उनको आप उम्र कैद की सजा दो लेकिन फांसी की सजा इनको नहीं दो। फिर भी वो नहीं माना गया। तीसरा जो लीगल राइट राजा नंद कुमार के पास था, इट वाज दिस कि यू कैन अपील इन द हायर कोर्ट। और हायर कोर्ट उस टाइम कौन था? इट इज कॉल्ड प्रिवी काउंसिल या किंग्स कोर्ट। प्रिवी काउंसिल, प्रिवी काउंसिल। भाई प्रिवी काउंसिल कहां है? आपको क्या लगता है वो इंडिया में है? प्रिवी काउंसिल इज इन इंग्लैंड। ये इंग्लैंड में क्यों है? जुडिशरी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर जुडिशरी एक्सपेंसिव हो जाएगी, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द जस्टिस, नहीं मिलेगा आपको इंसाफ। राजा नंद कुमार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपील करने के लिए इंग्लैंड चला जाए प्रिवी काउंसिल में, पहली बात। दूसरी बात, राजा नंद कुमार के पास इंग्लिश नहीं है, वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, वो इंग्लिश में आर्ग्यू नहीं कर सकते, ताकि इंग्लैंड में जाके प्रिवी काउंसिल में वो आर्ग्यूमेंट्स करे और अपने जो केस है उसको माफ कराए। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, भाई साहब आपने तो टाइटल दिया ना, किस चीज का टाइटल दिया? ब्लैक कर्नल, ब्लैक टाउन, ब्लैक पार्क्स। ब्लैक क्या है? ब्लैक नेगेटिविटी है।
तो हमें देखने को मिलता है लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक चैप्टर है हमारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के नाम से, नस्ली भेदभाव के नाम से। दो चीजों के साथ इंसान ओवरकम भी करे, इंग्लिश भी सीखे, पैसा भी करे और इंग्लैंड चला जाए, बट व्हाट, हम बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी की, बट व्हाट, यू विल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस। उस पे एक शानदार जो है रेसिज्म पे जो जिम्बाब्वे के एक प्रेसिडेंट रहे हैं जिनका नाम रॉबर्ट मुगाबे है, वो मैंने बहुत बार आपको बोला है, उसको आप सर्च कीजिए कि रेसिज्म किस तरीके से पूरे विश्व को खत्म कर रहा है। उनकी पर्सनल लाइफ में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, पर्सनली वो कुछ भी हो सकते हैं, बट जो उनके वर्ड्स हैं रेसिज्म से रिलेटेड वो आप देख लीजिए। तो यहां पे कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो राजा नंदकुमार के लिए हेल्पफुल था। ये स्टेप्स लिए गए थे। कल को जाके आप में से कोई व्यक्ति बोलेगा सर स्टेप्स ही नहीं लिए गए, और इस तरीके से जो मैंने आपको बोला पहले ही कि कौन से अधिनियम से, यहाँ पे पीछे लास्ट पे लिखा है कौन से अधिनियम से ये सारी चीजें हो गई थी। पीछे जो लास्ट पे आपको फोटो देखने को मिलेगा, दिस इज द फोटो ऑफ द टाइम्स व्हेन राजा नंद कुमार वाज हैंग्ड। ये आर्काइवल फोटो है, और इसके बाद बेटा ये आज का फोटो है, हैंगिंग साइट ऑफ राजा नंद कुमार। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक शानदार आर्टिकल आया था 248 ईयर्स के बाद। यहाँ लिखा हुआ है ओल्ड हैंगिंग साइट ऑफ नंद कुमार इन अ शैम्बल्स। ये यहाँ पे वेल है जहां पे इनको फांसी दी गई थी। एक आर्टिकल है, इसमें आप बहुत शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। इसमें ये मेंशन करा गया है कि वारन हेस्टिंग का जो प्लेस है वो बहुत अच्छे से रखा गया है, इवन कि जो राजा नंद कुमार जहां पे इनको फांसी मिली, जहां पे इनने अपने प्राण त्याग दिए, उसको उतनी ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं रखा गया है। अब लास्ट जो इस जो आज हमारा टॉपिक है, इसका लास्ट जो स्लाइड है, व्हाई इज दिस ट्रायल कॉल्ड जुडिशियल मर्डर ऑफ राजा नंद कुमार। इस ट्रायल को जुडिशियल मर्डर क्यों कहा गया है, जो कि टाइटल में हमें देखने को मिलेगा या आपको कोई पूछेगा। पहला रीजन ये है, चीफ जस्टिस बीइंग ए क्लोज फ्रेंड ऑफ वारन हेस्टिंग वर क्रॉस एग्जामिनिंग द विटनेस देमसेल्व्स। भाई साहब, चीफ जस्टिस जिसका नाम एलिजा इम्पे है, वो वारन हेस्टिंग के बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लाइमरिक में पढ़े हैं। इन्होंने बहुत खतरनाक क्रॉस एग्जामिन करा। दूसरा, द रिजेक्शन ऑफ पिटीशन प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ किंग काउंसिल बाय द सुप्रीम कोर्ट, उसका रिजेक्शन हुआ जो मैंने आपको बोला। तीसरा, जस्टिस इम्पे वाज अकम्पनीड बाय 2 अदर इंग्लिश जज व्हिच इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ फैक्टर टू गिव द डिसीजन ऑब्वियसली अगेंस्ट द इंडिया। वैसा बेंच था ना, 2 और जज भी थे, उन्होंने भी राजा नंद कुमार के अगेंस्ट में ही दे दिया था। और फोर्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन सुनिए, and the most, forgery is not even considered an act against the law both in Hindu and Muslim law, जिसकी मैंने ऑलरेडी बात की। despite of this fact राजा नंद कुमार was given the capital punishment। इस फैक्ट को जानते हुए ना हिंदू लॉ में ना मुस्लिम लॉ में कैपिटल पनिशमेंट है, फिर भी इनको कैपिटल ऑफेंस है, फिर भी इनको कैपिटल पनिशमेंट से नवाजा गया था। अब लास्ट पे कंक्लूजन में हम बस इतना ही बोल सकते हैं, द फर्स्ट judicial murder of colonial India is hence a prominent case which marks a very important factor of how a justice system should not be. It led the leaders to think how vigorously were the Britishers conspiring against Indians. The case of Raja Nand Kumar will always be read in the history within the blackest of days India faced under the company's rule. The trial started and dismayed the moral scruples of the mankind, and it is openly a case depicting malfunctioning of natural justice during the colonial rule। फिर मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप लॉ कर रहे हैं, किसी भी कोर्स में आप एनरोल्ड हैं और आप आईपीसी के सेक्शन 463 को बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं, या बीएनएस के सेक्शन 336 के केस लॉ को पढ़ना चाह रहे हैं, जिसमें हमारे आधुनिक इतिहास में बंगाल के एक फेमस राजा जो कि बुर्दवान के थे, उनको जुडिशियल मर्डर करार दिया गया, उनको जुडिशरी ने उनका मर्डर कराया, उनको हैंग कराया, उनको फांसी दी। तो आप इस केस को बहुत अच्छे से समझिए। ये केस एक इंपॉर्टेंट केस है लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को समझने के लिए। ये केस एक इंपॉर्टेंट केस है हम सब भारतीयों के लिए, क्योंकि ये केस हमारे इमोशन से लगा हुआ है। ये जो केस है, इस केस में हमने देखा
कि राजा जो थे उन्होंने भी अपने प्रेजेंट को हमारे फ्यूचर के लिए त्याग दिया। इस केस से हमें यह पता चलता है कि उनके पास पैसा, धन, दौलत, शोहरत जितनी भी है वो सब चीजें उन्होंने छोड़ी हमारे भविष्य के लिए, ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो, ताकि हमारा कानून अच्छा हो, ताकि ब्रिटिशर्स का जो काला कानून है उसको खत्म करा जाए। इसके साथ ही ये जो सीरीज है वो, ये जो केस लॉ है वो खत्म होता है। मिलते हैं किसी और नए केस लॉ में जो कि कंटिन्यूअसली अब चलेगा। यूट्यूब की जो हमारी चैनल है लॉ सेंटर इंदौर, उस पे उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे केसेस जानने के लिए आपको और भी हम डे टू डे टाइमली जो है वो अपडेटेड करेंगे, या जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस ऐसे रहे हैं उन सब को हम यूट्यूब की चैनल पे अपलोड करते जाएंगे। अगर किसी का कोई भी प्रश्न है, किसी का कोई भी सजेशन है, वो मुझे बोल सकता है। और दूसरी और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये केस में जितने भी फैक्ट्स है, ये केस में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सब मैंने अलग अलग बुक से लिए हैं। जैसे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की एक फेमस बुक है वीडी कुलश्रेष्ठ साहब की, या और भी जो बुक्स ली गई हैं, या जो आर्काइवल मटेरियल है, या जो इसमें मैंने पिक्चर्स यूज की गई है, वो मैंने कुछ इंटरनेट से लिए हैं, कुछ आर्काइव से लिए हैं। तो मैं उन सब चीजों का सोर्स आपको पीडीएफ में भी और यहाँ पे मैं ऑरली भी बोल रहा हूँ। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हिडन है। मैंने ये सारा मटेरियल अलग अलग बुक से लिया हुआ है, जिनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिख भी लूंगा, मेंशन भी कर दूंगा नाम, ताकि कॉपीराइट में या किसी चीज में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी चीज समझना है या सजेशन है तो वो मुझे बोल सकता है। रेस्ट वी आर गोइंग टू